नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल पार्टनरशिप से रिलेटेड ये सवाल है। पार्टनरशिप का बेसिक आइडिया तो आप लोगों का होगा ही। चलिए, कहा ए बी ने एक चारागाह 30 रुपए प्रति महीने के दर से 10 महीने के लिए किराए पर लिया। 30 रुपए पर मंथ यानी एक महीने का किराया 30 रुपए है, तो 10 महीने का टोटल किराया कितना हो जाएगा? 300 रुपए। मानते हैं बात। अब आगे कहा यदि ए की 10 गाय 9 महीने चरती है तो बी शेष महीने के लिए कितनी गाय चराए कि उसे ए से 60 रुपए कम किराया देना पड़े। तो यार, किराया किस हिसाब से देगा? जिस हिसाब से वो मैदान को यूज करेगा उसी हिसाब से तो किराया देगा। जो व्यक्ति ज्यादा यूज करेगा किराया ज्यादा देना पड़ेगा, जो कम यूज करेगा उसको कम किराया देना पड़ेगा। यानी किराया जो है वो यूज के आधार पर देना होगा। कहा ए ने 10 गाय 9 महीने तक चराया। ए 10 गाय 9 महीने तक चराया तो ए को किराया देना होगा कितना? 10 गुना 9। अब कहा कि बी शेष महीना के लिए कितनी गाय चराए। तो यार, टोटल 10 महीने के लिए रेंट पे लिया है, 9 महीने तक ए ने यूज किया तो शेष 1 महीने के लिए बी यूज करेगा। अब सवाल का बी शेष महीने के लिए यानी 1 महीने के लिए कितनी गाय चराए? हमने माना x गाय चराए। तो ये दोनों के किराए का रेशियो हो गया कि ये 10 गाय 9 महीने तक चराया तो ए किराया देगा 10 गुना 9। बी जो है 1 महीने के लिए x गाय चराया तो बी किराया देगा इतना। अब का दोनों के किराए का जो रेशियो है, इसने बोला ए से बी जो है ए से 60 रुपए कम किराया देगा। तो देखें यार, किराए का अगर बंटवारा करना होना तो करेंगे कैसे? जितना ज्यादा या कम बोलेगा उसको टोटल में से घटा लीजिए। तो 300 में से 60 ज्यादा या कम बोला, घटा लिए, शेष बचा 240। अब 240 को इक्वली डिवाइड कर दीजिए तो ए को 120 और बी को भी किराया देना है 120। पर एक चीज आप ध्यान में रखना कि जो घटाए हैं ना सर, जिसको ज्यादा या कम देना है उसमें जोड़ या घटा देना है। कहा ए से बी को 60 रुपए कम किराया देना है, यानी बी को अगर 60 कम किराया देना अर्थात ए को 60 ज्यादा देना पड़ेगा, अर्थात ए को 180 रुपए किराया देना पड़ेगा, बी को 120 रुपए। ए को 180 और बी को 100। अब देखें यार, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, 3 तिया 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x बराबर 3 दूना 6 10 60, यानी कि बी 1 महीना के लिए कितनी गाय? 60 गाय चराए। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, ये सवाल शायद साफ नहीं दिख रहा होगा। पीडीएफ डाल ही दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, यहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें यार, कहा किसी धन राशि को 12% वार्षिक के दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 रुपया। मेरे भाई, रेट दिया है 12% और टाइम दिया 1 ईयर। CI और SI का जो डिफरेंस है ये दिया है 36 रुपए। बोला प्रिंसिपल निकालना है। तो यार देखें, सबसे पहले ये 6 माही डाटा है। का हर 6 महीने बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 1 वर्ष का अंतर है 36। तो 6 माही को अगर एनुअल में लाइएगा तो रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुना, तो रेट हो जाएगा 6% और टाइम हो गया कितना? 2 वर्ष। कहने का मतलब हुआ कि 6% के दर से 2 वर्ष के CI और SI का डिफरेंस 36 रुपए। और आप सभी को 2 वर्ष के केस में CI और SI का डिफरेंस पता है। डिफरेंस बराबर होता है P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर। सबको पता है ये चीजें। यार, डिफरेंस दिया है 36, प्रिंसिपल फाइंड करना है। R बाई 100, R रेट है 6%, तो 6/100 पावर में 2 है, यानी कि 2 बार। 6 छक 36 से 36 एक बार में गया, तो P बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा 100 गुना 100 10,000। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? देखिए यार, का 4 पुरुष उतना ही कमाते हैं जितना 5 औरतें कमाती है। सिंपल ये रिलेशन दिया है, बस लिख लीजिए। का 4 मैन उतना ही कमाते हैं जितना कि 5 वोमेन। सेकेंड रिलेशन दिया, 3 वोमेन उतना ही कमाती है जितना कि 8 बच्चे। 3 वोमेन उतना ही कमाती है जितना 8 बच्चे।
थर्ड रिलेशन दिया 16 बच्चे मिलकर पर डे 36 रुपए कमाते हैं। कहा 16 बॉयज जो हैं ये 36 रुपए कमाते हैं। तो सवाल बोला कि आदमी का पारिश्रमिक कितना, यानी मैन का वेतन निकालना है। तो देखें यार, दाएं साइड से बाएं की ओर यहाँ रिलेशन दिया है, यहाँ से बी का मान निकालेंगे, 16 दाएं साइड जाएगा यानी 36/16। मेरे भाई काटिएगा तो 4 नामा 4 चौक 16, बी का वैल्यू आ गया 9/4। अब यार यहाँ b का मान अगर पुट कर दीजिएगा तो 8 गुना b का वैल्यू है 9/4, 4 दूना 8, 3 तिया 9, यानी ओमैन का वैल्यू आ गया 6। ओमैन पता हो गया तो यहाँ 4 मैन बराबर 5। ओमैन का वैल्यू कितना है मेरे भाई 6, तो मैन का निकालेंगे तो 4 दाएं साइड आएगा तो बट्टा में, क्लियर है ना बात। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 15/2 यानी मैन पर डे 7.5 रुपए कमाता है। क्लियर बात, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा सवाल है ये, कहा किसी परीक्षा के अंकों का औसत 50 निकाला गया। का परिकलन की त्रुटि के अंक कम करने के कारण 100 उम्मीदवार में से प्रत्येक के 90 अंक को 60 में बदलना पड़ा। इससे अंकों का औसत 45 रह गया। परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या, देखें यहाँ टोटल उम्मीदवारों का संख्या हमने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिया x, टोटल x विद्यार्थी हैं। क्लियर है। शुरुआत में कहा इन सभी विद्यार्थी के अंकों का औसत 50 है, यानी x विद्यार्थी के अंकों का औसत 50 है तो x विद्यार्थी का टोटल अंक हो गया कितना, x गुना 50, औसत गुना संख्या। क्लियर है बात, ये मानते हैं। अब यार यहाँ पे ये दूसरा जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से समझिएगा। का 100 उम्मीदवारों में से प्रत्येक के 90 अंक को 60 में बदलना पड़ा। प्रत्येक विद्यार्थी के 90 अंक को 60 में बदलना पड़ा, कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी को गलती से 90 नंबर मिल गया था। उस त्रुटि को सुधारने के बाद अब प्रत्येक विद्यार्थी को 60 नंबर मिला है। तो आप बताएं यार, प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों में कितने का कमी हुआ? तो आप बोलेंगे सर पहले प्रत्येक को 90 मिला, अब 60 सुधार के कर दिया, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 30 नंबर कम करना पड़ा। प्रत्येक विद्यार्थी का 30 नंबर कम हुआ। तो मेरे भाई आप बताएं, प्रत्येक विद्यार्थी का 30 नंबर कम किए तो 100 विद्यार्थी का टोटल कितने नंबर कम हो गया? तो 100 गुना 30 इतने नंबर कम हो गया। तो ये जो योग आया, x विद्यार्थी का औसत गलती से 50 निकाला गया, यानी x विद्यार्थी के अंकों का योग आया इतना। अब इसमें से जितना का गलती हुआ उसको माइनस कर दीजिएगा तो ये सही योग आ गया। x विद्यार्थी के अंकों का सही योग है इतना, तो सही औसत कितना? तो एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट से भाग दिए, ये आ गया सही एवरेज। पर एक्चुअल में सही में एवरेज अब कितना निकला है? तो आप बोलेंगे सर 45। क्लियर है ना बात, ये चीज समझना जरूरी था। अब देखें यार, ये 50x माइनस 3000, x उधर जाएगा 45x, 45x इधर आके घटेगा तो 5x माइनस का 3000 उधर जाके प्लस का 3000। 5 से मेरे भाई काटिएगा तो x बराबर कितना, 600। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें यार, इस सवाल को काफी आसान सवाल कहा। 864 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A के हिस्से का 8 गुना, A के हिस्से का 8 गुना, B के हिस्से का 12 गुना एवं C के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। अब यार इन सबों को काटिएगा, 2 से 4, 2 से 6, 2 से 3। अब आप सभी को पता है अगर 3 टर्म आपस में बराबर हो और उन तीनों का अगर रेशियो लिखिएगा तो हिडन मेथड से आप लिख सकते हैं कि A को लिखना है तो A वाला से मतलब नहीं, बाकी को गुना करके 6 तिरिक 18। B का लिखना है तो B को इग्नोर कर दीजिए, 4 तिरिक 12। C को लिखना है तो C को इग्नोर करिए, 6 चौक 24। अब रेशियो को छोटा करेंगे मेरे भाई तो कितना से 6 से हो जाएगा, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, 6 चौक 24। यानी A का हिस्सा है 3 यूनिट, B का हिस्सा 2 यूनिट, C का हिस्सा 4 यूनिट। और कहा तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा 864 है। तो 3 2 5 4,
टोटल हिस्सा 9 यूनिट का वैल्यू दिया 864, तो 1 यूनिट कितना, 9 से काटिएगा 9 नमा 81, 9 छक 54, 1 यूनिट 96 है। सवाल बोला मेरे भाई बी को कितना मिला, बी का हिस्सा, तो 1 यूनिट बराबर 96, तो 2 यूनिट बराबर कितना, 2 छक 12, 2 नमा 18, 1 19, 192, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखिए का एक प्रतियोगी परीक्षा में राज्य ए में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 6% का चयन होता है। ए में जितने विद्यार्थी उपस्थित हैं उनमें से 6% का चयन हुआ। राज्य बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान है, यानी कि जितने विद्यार्थी ए में हैं उतने ही विद्यार्थी राज्य बी में हैं, और बी में उपस्थित विद्यार्थियों में से 7% का चयन हुआ। का यदि चयनित विद्यार्थियों की संख्या राज्य ए से 80 अधिक है, कहने का मतलब हुआ जैसे बोला ए में पास होने वाले विद्यार्थी का संख्या 6%, बी में पास होने वाले विद्यार्थी का संख्या 7% है, तथा चयनित विद्यार्थी का संख्या ए से 80 अधिक है, बी में ए से 80 विद्यार्थी ज्यादा पास हुए। मेरे भाई आप बताना परसेंट में 1% ज्यादा पास हुआ, राज्य बी में राज्य ए से 1% विद्यार्थी ज्यादा पास हुआ, पर एक्चुअल में कितना दिया है 80, 1% 80, तो का प्रत्येक राज्य में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, यानी टोटल कितने लोगों ने एग्जाम दिया था ये पूछना चाह रहा है, तो टोटल 100%, तो 80,000, सॉरी 8,000 ना, 80,000 नहीं 8,000, हाँ 1% 80, तो मेरे भाई 100% कितना, 80 गुना 100 8,000, ऑप्शन नंबर बी। देखें यार ये सब काफी इजी सवाल है इस सेट में, और ऐसे सवाल अब बहुत कम आते हैं पेपर में देखने को मिलता है, कोई नहीं, पर हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को करने में भी कोई बुराई नहीं है ज़्यादा। चलिए देखिए का 1 9 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, वही 9 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ चलती है, उस नाव की स्थिर जल में गति कितना। देखें यार ऐसे सवालों को थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कैलकुलेशन को मेंटली करने का प्रयास कीजिएगा। कहा 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 44 किलोमीटर धारा के साथ चलती है। यार देखें 30 किलोमीटर धारा के अपोजिट जाएगा तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जा रहा है तो चाल घटेगा, बोट माइनस वाटर। क्लियर है। अब 44 किलोमीटर धारा की दिशा में गया है तो 44 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा तो जाने में समय लगेगा कितना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा के दिशा में है अतः चाल जोड़कर बोट प्लस वाटर। देखें यार 30 किलोमीटर धारा के अपोजिट गया तो टाइम लगा इतना, 44 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो टाइम लगा इतना, और इन दोनों टाइम को जोड़कर टोटल टाइम लगा है कितना, 10 घंटा। क्लियर है बात, पहला डाटा क्लियर है। अब सेकेंड डाटा पे आ जाइए। कहा 13 घंटा में वही नाव 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के दिशा में चलती है। कहा 40 किलोमीटर धारा के अपोजिट गया तो जाने में टाइम लगा कितना, समय बराबर दूरी 40 किलोमीटर है बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल घटेगा, बोट माइनस वाटर। क्लियर है बात। और 55 किलोमीटर धारा के दिशा में गए तो जाने में टाइम लगा कितना, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब सेम डायरेक्शन है तो चाल जुटेगा, बोट प्लस वाटर। क्लियर है। और दोनों को मिलाकर टोटल टाइम लगा है कितना, 13 घंटा। ये दो इक्वेशन आ गया। अब देखें यार नजरे सामने प्लीज। अब दोनों में से किसी एक को इक्वल कर लेना है तो पहला इक्वेशन में 4 से गुना, सेकेंड वाला में 3 से गुना कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो ये 40 तिया 120, सॉरी 4 से 4 गुना 30 120, 44 गुना 4 4 चौक 16 1 17, 4 दहा 40। क्लियर है बात। 3 से इन सबों में गुना करिएगा तो ये 40 तिया 120, 55 तिया 165, 13 तिया 39। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर घटाइएगा
तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल। अब 176 बट्टा बी प्लस डब्लू माइनस 165 बट्टा बी प्लस डब्लू। चाहे तो इस चीज को आप लिख लिख के भी कर सकते हैं, पर टाइम इतना खराब नहीं करना है, मेंटली कर लीजिए। 176 बट्टा बी प्लस डब्लू, 165 बट्टा बी प्लस डब्लू, तो बी प्लस डब्लू तो नीचे है ही। अब 176 में से 165 घटाइएगा तो 11 बराबर 40 में से 39 गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई तो b प्लस डब्लू बराबर कितना 11 आ गया। अब रुक जाए यार, देखें b प्लस डब्लू 11 है। अब किसी इक्वेशन में, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। b प्लस डब्लू अगर 11 है, इस चीज को अब आप गौर से देखें। यहाँ b प्लस डब्लू 4 है तो 4 रखिएगा तो 4 से 11 है, सॉरी 11 है तो 11 रखेंगे तो 11 चौक 44, 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का 4 दाएं साइड जाके माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा 6 से काटिएगा इसको 5 बार में, यानी आ जाएगा b माइनस डब्लू बराबर कितना 5। अब दो इक्वेशन पता है, सवाल में कहा स्थिर जल में नाव की गति क्या होगा, बोट का चाल निकालना है, तो ये कैंसिल होगा। 2b बराबर 16, तो b बराबर कितना 8, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा a और b मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करेगा। a और b मिलकर काम 12 दिन में, a अकेले उस काम को 20 दिन में। 12 20 एलसीएम 60, 12 पचे 20 दिया। अब यार दोनों का एफिशिएंसी पता करना जरूरी है। देखें यार a का एफिशिएंसी कितना है 3, a प्लस b दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, जिसमें a का 3 है, तो b का एफिशिएंसी कितना होगा 2। और एफिशिएंसी का मतलब आप सभी को अच्छे से पता है कि किसी भी वर्कर द्वारा एक दिन में किया गया जो काम होता है वो उसका एफिशिएंसी कहलाता है। a का एफिशिएंसी है 3 यूनिट यानी a पर डे 3 काम, b का एफिशिएंसी 2 यूनिट यानी b पर डे 2 काम। अब सवाल पढ़िए, कहा यदि b हर रोज केवल आधा दिन काम करे तो a और b मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहा b हर रोज आधा दिन काम करे, a के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी a अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से पूरा दिन तक काम करता है, तो a एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। मेरे भाई b एक दिन में 2 काम करता है, पर सवाल में कहा b केवल आधे दिन काम करे। अगर पूरा एक दिन काम करेगा तो 2 काम, अगर आधे दिन काम करेगा तो b कितना काम करेगा 1 काम करेगा। तो अब a और b मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 4 काम। अब a और b मिलकर एक दिन में 4 काम, सवाल का दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में, पूरा काम यानी 60 काम कितने दिन में, तो एफिशिएंसी से डिवाइड करिए 15 दिन में, ऑप्शन नंबर डी। देखें यार ये अच्छा सवाल है थोड़ा। कहा a तथा b किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, a और b काम को करेगा 12 दिन में, b और c 16 दिन, तो 12 16 का एलसीएम 48, 12 चौक 16 दिया। अब आगे सवाल का a तथा b ने बिना c के कार्य करना प्रारंभ किया। a ने 5 दिन काम किया, a जो है इसने 5 दिन काम किया, b 7 दिन और c ने 13 दिन काम किया और काम समाप्त हो गया। कहा c अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखें यार पहले सबसे पहली चीज तो की है कि आप इन दोनों डाटा को यूज करके क्या a b c तीनों का इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर जी 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, किसी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, पर यहां से काम जो इसने कराया वो इंडिविजुअल कराया है। कहा a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया, c ने 13 दिन काम किया, काम फिनिश हो गया। तो यार आपको भी यहां अगर एफिशिएंसी इंडिविजुअल नहीं पता कर सकते तो काम भी इंडिविजुअल नहीं करा सकते, कंबाइंड a और b दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी पता है कि a और b मिलकर एक दिन में 4 काम करेगा, एक दिन में 4 काम, b और c दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। तो यार काम भी
कंबाइंड रूप से कराना पड़ेगा। आप एक चीज बताएं, यहाँ पे सवाल में कुछ है नहीं, सवाल काफी आसान है, बस अगर आप कॉम्बिनेशन बना गए तो सवाल आराम से कर जाइएगा। देखिए यार, ए 5 दिन काम, ए को 5 दिन काम करना है, बी को 7 दिन काम करना है। आप एक चीज ये बताओ कि ए और बी दोनों मिलकर मैक्सिमम कितने दिन साथ में काम कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर 5 दिन तक ए काम करेगा, 7 दिन बी को काम करना है। 5 दिन ए को, 7 दिन बी को, तो दोनों मिलकर पार्टनरिंग में कितने दिनों तक साथ में काम कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर दोनों मिलकर 5 दिन तक साथ में काम कर सकता है। जैसे बी को 7 दिन काम करना है, 5 दिन तक तो ए के साथ करा लिए, अब बच गया 2 दिन और, तो 5 दिन ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेगा। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन? 5 दिन तक साथ में मिलकर काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में वो निकाल लेंगे। अब यार ए चला गया, बी बचा है, अब सी बचा है, बी और सी बचा है। तो आप बताना एक चीज और, अब बी को अभी और कितने दिन काम करना है? तो आप बोलेंगे सर बी को 2 दिन काम और करना है। तो यार बी और सी मैक्सिमम कितने दिन साथ में काम कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर बी को 2 दिन और काम करना है, सी को 13 दिन काम करना है। तो बी और सी मैक्सिमम जो साथ में काम करेंगे सर वो 2 ही दिन काम करेंगे। सी को 13 दिन काम करना है तो 2 दिन बी के साथ करा लिए, और सी अकेले करेगा 11 दिन। तो बी और सी मिलकर 2 दिन तक साथ में काम करेगा। अब सी अकेले करेगा कितने दिन? 11 दिन। ये कॉम्बिनेशन अगर बना गया ना तो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ए और बी मिलकर 5 दिन तक साथ में काम किया, एक दिन में 4 काम किया है, तो 5 दिन में कितना काम? 20 काम। बी और सी एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना? 6 काम। तो 20 और 6 कितना काम हो गया? 20 और 6 26 काम हो गया। तो आप बताएं रिमेनिंग कितना काम बच गया? तो आप बोलेंगे सर टोटल काम है 48, 26 काम हो गया, तो रिमेनिंग बच गया कितना? 48 में से 26 घटाइएगा 22 काम। अब आप एक चीज ये बताओ, ये बचे हुए 22 काम को, ये जो 22 काम शेष बच गया, इस बचे हुए 22 काम को अब बचा हुआ आदमी करेगा। तो बचा है कौन? सी। सी को अभी और 11 दिन काम करना है, पर काम बचा है 22, तो सी 11 दिन में 22 काम, सी 11 दिन में 22 काम, तो सी एक दिन में कितना काम? 2 काम। और कोई भी वर्कर एक दिन में जितना काम करता है वो उसका एफिशिएंसी होता है। सी एक दिन में 2 काम करेगा। सवाल का सी पूरा काम कै दिन में, यानी 48 काम कै दिन में, तो एक दिन में 2 काम, 48 काम कै दिन में? 24 दिन में। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। तो मेन है कॉम्बिनेशन बनाना। अगर कॉम्बिनेशन बना गए तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल से और थोड़ा सा समझिएगा चीजों को यार। जैसे मान लें ए को काम करना है 6 दिन, बी को काम करना है 9 दिन, सी को काम करना है 15 दिन। आप बताना ए और बी मैक्सिमम कितने दिन साथ में काम कर सकता है? ए को 6 दिन काम करना है, बी को 9 दिन काम करना है, तो ए और बी मैक्सिमम कितने दिन साथ में काम कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर 6 दिन तक दोनों साथ में काम कर सकता है। 6 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर साथ में 6 दिन तक काम कर सकता है। अब ए चला गया, बी 6 दिन ए के साथ काम कर लिया, बी को टोटल 9 दिन काम करने हैं, जिसमें से 6 दिन ए के साथ काम कर लिया, तो बी को अभी और कितने दिन काम करने पड़ेंगे? 6 दिन तो ए के साथ इसने कर लिया, तो बी को अभी और कितने दिन काम करने हैं? 3 दिन। अब एक और आदमी है सी। अब आप बताएं सी को टोटल 15 दिन तक काम करना है, तो बी और सी मैक्सिमम कितने दिन साथ में काम कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर बी को 3 दिन काम करना है, सी को 15 दिन काम करना है, तो दोनों 3 दिन तक तो साथ में काम करेगा। 15 को लिख सकते हैं ना, 3 + 12, तो ये 3 दिन तक दोनों साथ में काम करेगा, यानी बी और सी कितने दिन तक साथ में काम करेंगे? 3 दिन तक। अब बच गया सी अकेले। सी को अब अकेले और कितने दिन काम करना पड़ेगा? तो 12 दिन। तो मेन है ये कॉम्बिनेशन बनाना। अगर कॉम्बिनेशन बना गए तो सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं यार। देखें, कहा किसी नगर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 2.5% बढ़ता है, यानी कि प्रत्येक साल 2.5% जनसंख्या बढ़ता है प्रत्येक साल।
किंतु स्थानांतरण के कारण कहने का मतलब हुआ कि दूसरे जगह कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 0.5% कम हो जाती है। यार आप बताएं 2.5% प्रत्येक साल बढ़ रहा है और 0.5% प्रत्येक साल घट रहा है, यानी एग्जैक्ट एक साल में जनसंख्या बढ़ा है कितना, तो आप बोलेंगे सर जी 2%। चूंकि प्रत्येक साल 2.5% बढ़ रहा है और 0.5% घट रहा है, यानी प्रत्येक साल जो जनसंख्या में इंक्रीजमेंट होगा वो 2% का तो होगा ना यार। 2.5% बढ़ रहा है, 0.5% प्रत्येक साल घट जा रहा है, यानी कि प्रत्येक साल एग्जैक्ट जनसंख्या जो इंक्रीज करेगा वो 2% ही करेगा। क्लियर है। और ये भी सबको पता है जनसंख्या जो होता है ये सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का केस होता है। सवाल का एक साल में जनसंख्या प्रत्येक साल 2% बढ़ेगा, तो कहा कि 2 वर्ष में कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाएगा। सक्सेसिव का केस होता आता है ए बी, एक साल में 2%, 2 साल में कितना, सबको पता है ए बी फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बट्टा 100। 2 साल का केस है तो ए पहला साल भी 2%, दूसरा साल भी 2%, 2 गुना 2 बट्टा 100, 2 प्लस 2 4, 2 दूना 4 बट्टा 100 यानी 0.04, तो 4.04%। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात। देखिए कहा यदि 10 रुपए के 11 के दर से कुछ वस्तु खरीद कर उन्हें 11 रुपए के 10 के दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। बेसिक से सवाल है, ये सबको इन चीज़ों के बारे में पता है कि हमेशा इसका अरेंजमेंट होता है, क्वांटिटी हमेशा बाएं साइड और रुपए हमेशा दाएं साइड लिखना है, बेसिक तो पता है। अब कहा कि 10 रुपए में 11 के दर से खरीदा, खरीदने का ये रेट दिया है कि 10 रुपए में 11 के दर से खरीदा, यानी 11 वस्तु कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में। अब बेचने का रेट दिया कि 11 रुपए में 10 वस्तु बेचा, 11 रुपए में तो रुपया दाएं साइड, कितना वस्तु बेचा, 10 वस्तु। क्लियर बात। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, 10 100, ये खरीदने का रेट है अतः सीपी, ये बेचने का रेट है अतः एसपी। अब 11 गुना 11 121, यानी क्रयमूल्य है 100, विक्रयमूल्य है 121, तो कितना लाभ होगा, 21 का लाभ। कितना पे, 100 पे, अतः 21%। 100 पे ही तो कोई चीज परसेंट होता है मेरे भाई, तो 21 का लाभ 100 पे, अतः परसेंट में कितना, तो 21%। क्लियर है बात। कहा ए एक साइकिल बी को 20% लाभ पर, बी उसे सी को 25% हानि पर, सी ने वह साइकिल P रुपए में खरीदा तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। यार मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य है ए रुपया, ए का क्रय मूल्य कितना, ए रुपया। ए ने 20% लाभ पर बी को बेचा, 20% का फ्रैक्शन मेरे भाई कितना, 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ हुआ, तो ए ने बेचा कितना में, 6/5 में। ए ने बी को दिया था, बी ने खरीदा, तो ये बी का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे का बी ने उसे 25% हानि पर सी को बेचा, 25% का फ्रैक्शन आप सभी को पता है 1/4, 25% का फ्रैक्शन कितना, 1/4। कहने का मतलब है कि बी ने 4 में खरीदा तो 1 हानि पर बेचा, 4 में खरीदा 1 हानि पर बेचा, यानी कि बी ने बेचा कितना में, 3/4 में। बी ने सी को बेचा अतः सी ने खरीदा, तो ये पूरा सी का क्रय मूल्य हुआ, पर क्रय मूल्य दिया है कितना, P रुपया। तो अब मेरे भाई यहाँ काट कूट कर लीजिएगा यार, 2 से 3, 2 से 2, ए बराबर कितना, 5 दूना 10 उधर जाएगा तो 10P, 3 तिया 9 नीचे आएगा तो 10P/9। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। चलें आगे बढ़ते हैं। कहा X रुपए पर A% के दर से M वर्षों का साधारण ब्याज, रेट है A% और टाइम दिया है M वर्ष। कहा देखें यार, X रुपए पर, ये प्रिंसिपल दिया है, X रुपया मूलधन है। कहा X रुपए पर A% के दर से M वर्षों का साधारण ब्याज, A% के दर से M वर्षों का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर/100 ब्याज हो गया। अब का Y रुपए पर
ए स्क्वायर परसेंट के दर से, ए स्क्वायर परसेंट के दर से एम स्क्वायर वर्षों का साधारण ब्याज कितना, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, ये 22 रुपए पर ए स्क्वायर परसेंट के दर से एम स्क्वायर वर्षों का साधारण ब्याज है, और दोनों ब्याज जो है ये आपस में बराबर है। अब नजरे सामने देखें यार, जैसे एम स्क्वायर है तो एक एम से एक एम कट जाएगा, एक एम से ये एम कैंसिल, ए स्क्वायर एक ए से एक ए कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। एक्स और बाई का रेशियो पूछा, बाई को बाएं साइड लाइएगा तो एक्स बट्टा बाई बराबर ए एम बट्टा 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए, देखिए यार ए में थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, कैपिटल में दिया ऐसा नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ऐसा ए एम इज टू 1। क्लियर है बात? का एक समानांतर श्रेणी का दूसरा और छठा पद क्रमशः 8 और 20 है, तो 20वां पद क्या होगा? देखें यार एपी का तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता, बेसिक जो फॉर्मेशन होता है वो सबको पता है ही। कर लेते हैं सवाल का दूसरा और छठा पद। दूसरा पद होगा क्या? तो ए प्लस डी 8, छठा पद तो ए प्लस 5d दिया है कितना? 20। 20वां पद बोला, 20वां पद यानी a प्लस 19d। जैमा पद बोलेगा, जैमा टर्म बोलेगा, उससे एक कम करके d में मल्टीप्लाई। अब देखें इन दोनों इक्वेशन को अगर आप घटाएंगे ना मेरे भाई, तो a से कैंसिल, d में से 5d गया माइनस का 4d, 8 में से 20 गया माइनस का 12, माइनस कैंसिल 4 से काटिएगा तो d बराबर 3, d 3 आ गया। d का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ d का मान रखेंगे 3, तो 3 उधर जाके घटेगा तो a बराबर कितना? 5, a 5 आ गया, d 3 है, a प्लस d यानी 5 प्लस d है 3 तो 19 तिया 57, 57 5 62, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान कर देता है, शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। ये वाला चीज थोड़ा समझिए, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। ये वाला लाइन का शेष राशि का 30% और 25% भाग अपने पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करती है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिला है, तो उस आदमी की कुल संपत्ति कितने लाख रुपए है? या टोटल संपत्ति सपोज एज्यूम कर लिए 100 रुपए है, का टोटल का 30% संस्था में दान कर दिया, 30% उसने दान कर दिया, तो 30% का फ्रैक्शन मेरे भाई 3/10 यानी 10 में से 3 दान कर दिया, तो शेष बच गया कितना? 10 में से 3 दान कर दिए, शेष बचा 7/10। अब का शेष का 30% और 25% अपनी पत्नी और बेटे को देता है। 30% और ऐसा इसने रिमेनिंग करके नहीं बोला कि शेष का 30% पत्नी को दिया, अगेन शेष का 25% बेटे को दिया, ऐसा नहीं दिया। कहा शेष जो बचा उसमें से 30% पत्नी को दे दिया और 25% बेटे को, तो पत्नी और बेटे को मिलाकर टोटल कितना बांट दिया? 55%, तो रिमेनिंग बच गया कितना? 45%। अब जो ये शेष बचा पत्नी और बेटे को देने के बाद जो ये शेष बचा, अब का इस शेष बचे पैसे को उसने अपने 3 बेटियों के बीच इक्वली डिवाइड करता है, और उनमें से एक बेटी को 42 लाख मिला है। मेरे भाई आप बताना, एक बेटी को अगर 42 लाख मिला है तो 3 बेटी को कितना मिला होगा? 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 126 लाख। क्लियर है ना? तो देखें एक बार फिर से समझ ले, टोटल संपत्ति 100 रुपया है, जिसमें से 30% दान कर दिया, तो 30% यानी 3/10। कहने का मतलब 10 में से 3 उसने दान कर दिया, तो शेष बचा 7/10। अब का शेष का 30% और 25% पत्नी को दिया, तो पत्नी और बेटे को मिलाकर टोटल कितना बांट दिया? तो 55% पत्नी और बेटे को मिलाकर बांट दिया, तो शेष बच गया कितना? 45%। अब इस बचे हुए पैसे को उसने अपने 3 बेटियों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इस बचे हुए पैसे को 3 बेटियों के बीच बांटा, और उन तीनों में से एक का हिस्सा अगर 42 रुपया है तो तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा कितना? 126 रुपया। तो ये भी तीनों का हिस्सा, ये भी तीनों का बराबर है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर है? कैलकुलेशन तो आसान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए यार ये सवाल पहले भी हम लोगों सेट में किए थे, आसान सा ही सवाल है। ये सारे पूर्णांक भाग जो है इसको एक साथ ऐड कर लीजिए, 111 111 111 111 जितने भी नेचुरल नंबर है सबको एक साथ ऐड कीजिए। तो 111 कितना बार, 5 बार ऐड करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 555 प्लस। अब सारे फ्रैक्शन को अगर जोड़िएगा, सारे फ्रैक्शन को अगर जोड़िएगा मेरे भाई, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 60। 2 6 12 20 30 का एलसीएम कितना 60। अब 2 से 30, 6 से 10, 12 से 5 और 30 से 2, तो ये है 555 प्लस 30 और 10 40 और 5 45। कहीं गलती हो रहा है क्या यार? 2 से 15 कहाँ गए 30, 6 से 10, 12 25 20, एक टर्न छूट गया था तो 20 20 तिया 60, 30 दूना 60। तो ये ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो आएगा 50/60, 0 से 0 कैंसिल। 555 प्लस 5/6 यानी कि 555.5/6। इस सवाल को तो आप लोग सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, सर्च का सवाल है, सब लोगों से हो ही जाएगा। क्लियर है ना? तो कर लेंगे यार इसको आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें यार ये अच्छा सवाल है। इस पूरे बाएं साइड जो टर्म दिया इसके बराबर दिया है 5/8, x का मान निकालना है। देखिए यार करना कुछ नहीं है, बस ऐसे सवालों में दोनों साइड का जो अरेंजमेंट है ना ये एक जैसा कर लेना है। दोनों साइड का अरेंजमेंट एक साइड कर लेना है। जैसे बाएं साइड देखें ऊपर में 5 है पर बाएं साइड ऊपर में 1 है और दाएं साइड ऊपर में कितना है 5 है। तो मेरे भाई यहाँ 1 बनाने के लिए, 5 के जगह 1 बनाने के लिए क्या करना होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 को अगर 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 1 बन जाएगा। तो मेरे भाई ऊपर में 5 से भाग, आप जानते हो ऊपर 5 से तो नीचे भी 5 से, तो ऊपर तो आ गया 1, नीचे कितना 5 से भाग दीजिएगा। मेरे भाई सबको आता है ना यार भाग देना। 5 से 8 में भाग देंगे, एक बार में 5 है तो ये शेष बच गया 3। इसको क्या लिखते हैं 1.3/5, या इसी चीज को आप दूसरे टर्म के रूप में 1 + 3/5 लिख सकते हैं ना यार। तो ये 5 है यानी 1 + 3 कितना है 5 है। क्लियर है बात? अब देखें यार यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, अब यहाँ पर कितना है 1 है, पर यहाँ पे कितना है आप बोलेंगे सर 3 है। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करिए, तो नीचे भी 3 से, तो ये है 1 + 1/3 से भाग दीजिएगा 5 में तो आएगा 1 + 2/3। क्लियर है बात? अब जरा नजरे सामने देखें यार, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या करिए? तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से ऊपर में 2 से नीचे में, तो ये आ गया 1 + 1 + 1/3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.1/2। अब अगर कंपेयर करिएगा तो चीज़ें सेम है, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ 1 1 1 1 1 1 सब 1 1 है, यहाँ है x और यहाँ है कितना 2, यानी x बराबर 2। ऑप्शन नंबर ए का 5। देखें 5 टी-शर्ट खरीद पर 3 टी-शर्ट मुफ्त देने की पेशकश करता है। कोई दुकानदार जो है वो 5 खरीद पर 2 मुफ्त देने की बात करता है। कहा भैया 5 खरीद लीजिएगा 2 मुफ्त मिलेगा, 5 के खरीद पर 2 छूट मिलेगा। कहा प्रत्येक टी-शर्ट पर प्रभावी छूट कितना % है? देखें यार 5 अगर खरीदेंगे 2 मुफ्त का आ जाएगा, 5 खरीदे 2 मुफ्त का आ जाएगा, यानी कि 7 का चीज जो है MP, 5 खरीदे 2 टी-शर्ट मुफ्त हो गया, 5 वस्तु खरीदे 2 मुफ्त में मिल गया, यानी आपके घर टोटल 7 चीज आ गया, पर पैसे पे किए कितने का? 5 ही चीज का ना यार। कहा 5 तो आपने परचेज किए, 5 परचेज किए पर पैसे। कई बार जाते हैं कपड़ा लेने तो होता है क्या उसको बोलते हैं 2 1 पर 1 फ्री होता है, 1 पर 1 फ्री, यानी 1 अगर आप खरीदते हैं, 1 आपने परचेज किया तो आपको 1 फ्री में मिल जाता है।
एक खरीदे तो एक कपड़ा फ्री में मिल गया, यानी कि टोटल आपके घर कितने कपड़ा आ गया, 2 कपड़ा आ गया, पर पैसे लगे कितने कपड़े के, एक कपड़े के, यानी कि मार्क प्राइस था 2 और आपने पैसे दिए कितने, एक चीज। समझ पा रहे ना बातों को। तो 5 टी शर्ट के खरीद पर 2 मुफ्त मिल गया, यानी कि टोटल 7 का जो चीज था उसको आपने खरीद लिया कितना में, 5 में। 7 का चीज था 5 में आपने खरीद लिया। नहीं समझ पाए, अरे भाई मेरे 5 खरीदे और 2 मुफ्त में मिल गया, यानी 7 रुपए का चीज जो था उसके लिए आपने पे किया कितना, 5 ही रुपए ना यार। जो चीज 7 में मिल रहा था वो चीज आपको 5 में मिल गया, तो 7 मार्क प्राइस है, 5 में आपने परचेज कर लिया। 7 का चीज 5 में खरीद लिए, कितने का डिस्काउंट मिल गया, 2 का डिस्काउंट मिला। 2 का डिस्काउंट कितना पर, 7 पर, परसेंट में तो 100 से गुना, यानी 200/7। समझ रहे ना बात, इसको बोलते हैं बाई वन गेट वन, बाई वन गेट वन। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। का 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 संख्या को शामिल किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। एक छोटा सा सवाल आप बताइए, जैसे मान ले यार ये 4, 6, 8, ये 3 लगातार सम संख्या है, 3 लगातार सम संख्या है, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि सर एवरेज होता है मिडिल टर्म। एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म। तो इसका एवरेज हो जाएगा मिडिल टर्म, यानी कितना, 6। अब मैं बोलूं एक नंबर एक आगे की और सम संख्या ऐड कर दिए, 8 तक तो था ही, अगला सम संख्या यानी 10 सम संख्या। अब इन चारों सम संख्या का एवरेज क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर एवरेज तो हमेशा मिडिल टर्म ही होगा, तो मिडिल नंबर, मिडिल में 2 नंबर है, तो 8, 6, 14, 14 का आधा कितना, एवरेज हो जाएगा 7। हम बोले इसके आगे की एक और संख्या शामिल कर ली जाए, तो 4, 6, 8, 10, 12। अब टोटल कितने नंबर हो गए, 5। तो अब इन 5 का एवरेज कितना, तो एवरेज हमेशा मिडिल नंबर, मिडिल में इस बार एक ही नंबर आ रहा है, यानी कितना, एवरेज 8। हम बोले इसके आगे की एक संख्या और शामिल कर ली जाए तो नया एवरेज क्या होगा, 12 था, एक और 14, तो एवरेज मिडिल टर्म, इस बार मिडिल में 2 नंबर, तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करिए तो एवरेज क्या आ जाएगा, 9। तो आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ एक नंबर जोड़े तो एवरेज भी 1 बढ़ रहा है। हर जगह अगर एक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, सम संख्या इवन नंबर के केस में अगर एक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो एवरेज भी 1 बढ़ेगा। एक नंबर अगर इंक्रीज कीजिएगा तो एवरेज 1 बढ़ेगा। 2 नंबर इंक्रीज करेंगे एवरेज 2 बढ़ जाएगा, 3 नंबर इंक्रीज करेंगे एवरेज 3 बढ़ेगा। यानी जितना नंबर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा, जितना नंबर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एवरेज भी उतना बढ़ जाएगा। जैसे सवाल में कहा कि 3 लगातार सम संख्या का औसत है ए, अगली 5 संख्या को शामिल कर लिए, कितना नंबर एक्स्ट्रा शामिल किए, 5। पहले से 3 नंबर था, 5 शामिल किए तो अब संख्या हो गया 8। अब 8 संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 नंबर अगर एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना, तो जितना नंबर एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा एवरेज भी उतना बढ़ेगा। 5 नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए तो एवरेज भी 5 बढ़ेगा। यानी अब इन 8 संख्याओं का नया औसत क्या होगा, तो a+5, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए का 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के अनुपात में, आयतन कहने का मतलब हुआ कैपेसिटी, धारिता। पहला बर्तन का धारिता है 2 लीटर, आयतन है 2 लीटर, कैपेसिटी 2 लीटर। दूसरा बर्तन का कैपेसिटी 3 लीटर, तीसरा बर्तन का कैपेसिटी 4 लीटर। यानी आपके पास 3 बर्तन है। पहला बर्तन जो है उसमें 2 लीटर पानी आएगा या मिश्रण आएगा, दूसरा बर्तन जो है वो 3 लीटर का है और तीसरा बर्तन 4 लीटर का। तीनों बर्तन के कैपेसिटी का रेशियो है 2:3:4। क्लियर है बात। अब आगे का, ये स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में तीनों बर्तन जो है स्प्रिट और वाटर से भरा हुआ है। पहला बर्तन में स्प्रिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 4:1 है। सेकेंड मिक्सचर में स्प्रिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 11:4 और थर्ड वाला बर्तन जो इसमें स्प्रिट और वाटर के मात्रा का रेशियो 7:3 है। क्लियर है ना बात। एक चीज आप बताएं यार, पहला बर्तन का टोटल कैपेसिटी कहने का मतलब पहला बर्तन में टोटल मिक्सचर है कितना, तो आप बोलेंगे सर स्प्रिट है 4 लीटर, वाटर है 1 लीटर, टोटल मिश्रण 5 लीटर। दूसरा बर्तन में टोटल मिक्सचर 11, 4, 15 लीटर। तीसरा बर्तन में टोटल मिक्सचर कितना, तो 7, 3, 10 लीटर। मेरे भाई आप बताएं पहला बर्तन
का कैपेसिटी 2, दूसरा का 3, तीसरा का 4, तो तीनों बर्तन के क्षमता का रेशियो 2:3:4 है। अब का इन तीनों बर्तन को आपस में मिलाएंगे। अगर तीनों बर्तन को आपस में मिलाइएगा तो जो नया मिक्सचर बनेगा ना, उसमें पहले मिक्सचर का 2 लीटर होना चाहिए, दूसरे का 3 लीटर, तीसरे का 4 लीटर। लेकिन क्या यहाँ पे रेशियो जो है 2:3:4 का है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहाँ रेशियो 5, 15 और 10 का है। तो रेशियो 2:3:4 बनाना, यहाँ का रेशियो 2:3:4 का बनाना है। तो जो भी रेशियो बनाना है वो बन जाएगा। पहले आप इक्वल बनाइए, जो भी बनाना चाहते हैं बन जाएगा। जैसे मैं बोलूं आपको कि ये 3 है और ये 4 नंबर है, इन दोनों नंबर का रेशियो हमको बनाना है 7:5 का। कैसे बनाएंगे? तो जो बनाना है बन जाएगा। आप सबसे पहले इसको इक्वल बनाइए। तो 3 और 4 को इक्वल बनाने के लिए इसमें 4 से इसमें 3 से गुना किए, ये 12 हो गया। पर रेशियो 7:5 का चाहिए, तो इसमें 7 से गुना और इसमें 5 से गुना। अब देखें रेशियो 7:5 होगा, ये कट जाएगा तो 7:5 ही तो रेशियो आएगा ना मेरे भाई। समझ पा रहे हैं ना बात को? तो जो भी रेशियो बनाना है वो बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या बना लीजिए? इक्वल बना लीजिए। तो 5, 15 और 10 को इक्वल बनाना, इन दोनों तीनों को इक्वल बनाना है। तो इन तीनों का एलसीएम 5, 15 और 10 का एलसीएम 30 है। तो 5 6 30, 15 दूना 30, 10 तिया 30 इक्वल हो गया। अब पहला का क्षमता है 2, तो 2 से दूसरा का क्षमता 3, 3 से तीसरा का 4, तो 4 से। क्लियर है बा? अब खत्म हो गया सवाल। पहला में कितना एक्स्ट्रा गुना किए? 12 से। तो 12 से दोनों में ना गुना, साइड में कर लेते हैं। 12 से दोनों में गुना बारी बारी ना मेरे भाई। तो 12 चौक 48, 12 एकम 12। दूसरा 2 तिया 6, 6 से दोनों में ना बारी बारी। यहाँ चेंज किए 6 से मल्टीप्लाई, तो दोनों जगह 6 से। तो 11 छक 66, 6 चौक 24। यहाँ 3 चौक 12, तो 12 से दोनों जगह 12 सते 84, 12 तिया 36। अब पहला बर्तन में 48 लीटर स्पिरिट है, दूसरा में 66, तीसरा में 84। तीनों को मिला दिए तो टोटल स्पिरिट कितना? 6 4 10 और 8 18, 8 6 14, 4 18, 1 19। टोटल वाटर कितना? 12 24 36, 36 72। अब इसको अगर आप काटेंगे ना तो 9 से 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 8 72, 2 से 11, 2 से 4, 11:4। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, कहा 2 नल एक टंकी को 20 तथा 24 घंटे में भर सकता है। ये ऐसे ही यहाँ पे मिस प्रिंट है। 2 नल एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भर सकता है। यानी पहला नल ए जो है 20 घंटे में और दूसरा नल बी जो है टंकी को 24 घंटे में भरेगा। का एक निकासी नल है, तीसरा नल एक निकासी नल है जो एक टंकी में से 60 गैलन पानी प्रति घंटे खाली करता है। कहा ना यार कि एक निकासी नल 1 घंटे में 60 गैलन, यानी कि पर घंटा 60 गैलन पानी वो बाहर निकालता है। का यदि तीनों को एक साथ खाली टंकी में चालू कर दें तो पूरा टंकी जो है 40 घंटे में भर जाएगा। तीनों को एक साथ करने का मतलब ए और बी 2 भरने वाला नल और तीसरा मान लेते हैं सी खाली करने वाला नल है। अगर इन तीनों को इकट्ठे खोलिएगा, यानी ए बी और सी तीनों को साथ में खोलिएगा ना, तो पूरा टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। तो 20 24 और 40 का एलसीएम 120, 20 छक 24 पचे 40 तिया 20 से। क्लियर है बात? अब देखें यार, तीनों का कैपेसिटी निकाल लेते हैं। ए 6 भर रहा है, बी कितना भर रहा है? 5 भर रहा है। तीनों मिलकर भर रहे हैं 3, तो यार ए और बी मिलकर 11 भर रहा है, पर टैंक में पानी जा रहा है 3। इसका मतलब है कि सी जो है ये 8 लीटर पानी क्या कर रहा होगा? निकाल दे रहा होगा। सी 1 घंटा में 8 लीटर पानी निकाल रहा है, तो पूरे टैंक का पानी कितने देर में निकाल देगा? 1 घंटा में 8 लीटर, तो 120 लीटर कितने घंटा में? 120/8, 15 घंटा में पूरा टैंक खाली कर देगा। सी 15 घंटा में पूरा टैंक खाली कर देगा। का टैंक का क्षमता क्या है? तो मेरे भाई सी 1 घंटा में, यहाँ देखे सी का एफिशिएंसी दिया कि सी 1 घंटा में 60 गैलन खाली करता है। 1 घंटा में 160 गैलन, सॉरी 160 गैलन 1 घंटा में, और सी 15 घंटा में पूरा टैंक खाली कर दे रहा है। 1 घंटा में 160 गैलन, तो 15 घंटा में कितना खाली करेगा? 15 से गुना करिए 0, 15 छक 90, 15 9, 15 9 2400। ऑप्शन नंबर बी।
देखिए यार, कहा एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत पक्ष की लंबाई 9 सेंटीमीटर है जिसका माप 30 डिग्री है। यानी कहा 30 डिग्री एंगल के अपोजिट भुजा जो है उसका लंबाई है कितना, 9 सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल बोला उस कोण के अपोजिट साइड का लंबाई क्या होगा जिसका माप है 60 डिग्री। दो एंगल दिख रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मेरे भाई त्रिभुज में तीनों कोनों का योग तो पता ही है 180, एक 30 है दूसरा 60 है, तो ये 100% है कि जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। एक है 30, ये 90 डिग्री है। ये एंगल सपोज मान लेते हैं कोई भी, ये कोई भी मान सकते हैं। ये हमने मान लिया 30, तो दूसरा कितना 60 हो जाएगा। 60 30 90 90 180 का 30 के विपरीत भुजा 30 एंगल 30 के विपरीत भुजा का लंबाई है 9 सेंटीमीटर। तो 60 के अपोजिट भुजा का लंबाई निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। क्लियर है ना बात यार? आप सबको पता है 60 डिग्री के सामने ये कितना है, √3 और ये वाला कितना 1। क्लियर है ना बात? तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9√3। ऑप्शन नंबर डी। ये चीज पता है ना, साइड का रेशियो लिखने सबको आता है। जैसे देखें यार, ये सपोज मान लीजिए 60 डिग्री एंगल है, हम इन तीनों साइडों का रेशियो लिखना चाहते हैं। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक, जो मर्जी आप यूज कर लीजिए, सबसे रेशियो सेम आना है। पर जनरली राइट एंगल ट्रायंगल है तो लंब और आधार का रिलेशन राइट एंगल में हम लोग लिखते हैं। तो जनरली टैन थीटा जो है ये लंब और आधार का रिलेशन देता है, तो हम लोग टैन थीटा ही मैक्सिमम यूज करते हैं। ऐसे अगर आप चाहे तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसको आप यूज करके साइड का रेशियो लिख सकते हैं, पर हम लोग टैन को यूज कर रहे हैं। जैसे टैन 60 डिग्री, आप सबको पता है टैन होता है टैन 60 √3/1, टैन होता है P/B। तो यार देखिए, जो एंगल लीजिएगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, शेष बची भुजा आधार। और 90 के सामने जो होता है, 90 के सामने ये फिक्स होता है कर्ण, ये कर्ण फिक्स है 90 के सामने होगा। पर लंब और आधार आपस में वेरी करता है। तो अगर एंगल 60 की बात करें तो 60 के सामने ये लंब होगा, तो लंब कितना है √3, आधार ये कितना है 1। क्लियर है ना बा? जैसे सपोज ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ये 90, तो 90 के सामने फिक्स है कर्ण। ये कैसे कर्ण निकालना चाहे तो लंब मालूम आधार मालूम, तो पाइथागोरस लगा के ये साइड निकल जाएगा ना मेरे भाई, इसका जरूरत है नहीं, इस पे ना जाए अभी। ये सपोज एंगल दिया है 30, दोनों साइड का रेशियो लिखना चाहते हैं, तो आप बताना मेरे भाई टैन 30 डिग्री क्या होता है। टैन 30 होता है 1/√3, यानी कि लंब बट्टा आधार। तो लंब है कितना, 30 के सामने ये लंब है 1 यूनिट, आधार ये वाला कितना √3 यूनिट। क्लियर है बात? सपोज मान लीजिए अगर ये एंगल है 45 डिग्री, ये 90 के सामने फिक्स है, ये कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, लंब और आधार वेरी करता है। ये 45 डिग्री है, ये लंब और आधार का इन दोनों साइड का हम रेशियो लिखना चाहते हैं। तो टैन 45 क्या होता है, सबको पता है टैन 45 सर 1/1 होता है, यानी लंब 1 और आधार भी 1। तो ये लंब 45 के सामने ये लंब होगा, तो लंब 1 और बेस भी कितना 1। क्लियर है ना? तो ये साइड का रेशियो लिखना आप सभी को आना चाहिए। देखिए यार, का त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, केंद्र नहीं मेरे भाई, ये केंद्र नहीं, केंद्रक, सेंट्रोइड, केंद्रक यानी सेंट्रोइड का निर्देशांक क्या होगा जिसके कोण एंगल जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट दिया, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है। सपोज ये है ट्रायंगल ABC, इसके तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, शीर्ष A का कोऑर्डिनेट है इतना, वर्टेक्स B का कोऑर्डिनेट है 4 0, वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट है -2 और 2। सेंट्रोइड का, केंद्रक का कोऑर्डिनेट पूछा, आप सभी को पता है सेंटर का x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3, ये एवरेज जस्ट लाइक एवरेज होता है। और इसका y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 + y3/3। क्लियर है ना? तो मेरे भाई x1 देखें, x1 है 1, x2 4, x3 -2,
तो 1 + 4 - 2/3। y1 है -5, y2 0, y3 2/3। 4 1 5 में से 2 गया 3/3 यानी 1। -5 + 2 -3/3 -1 यानी ऑप्शन कौन सा ए, 1 - 1। क्लियर है बात। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए तभी सवाल कर पाएंगे। केंद्रक का जो कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 + x3/3 और सेंट्रॉयड का y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2 + y3/3। जस्ट लाइक एवरेज। देखिए कहा एक मीनार के पाद यानी बेस, आधार होता है बेस का, एक मीनार के बेस से 80 मीटर, सपोज ये मीनार है, क्या हो रहा, ये मीनार है का, मीनार के बेस से 80 मीटर दूर, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है का, इस पॉइंट से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो मीनार का ऊंचाई, ये वाला हाइट निकालना। अभी सीखे हम लोग 60 डिग्री है तो रेशियो लिखेंगे, तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा? √3 और ये कितना 1, तो 1 का वैल्यू है 80, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 √3। ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये खत्म हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर अगर पहले आप जैसे टेलीग्राम पे है यार कि 2-3 घंटा पहले डल जाता है, तो आप पहले उस सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहां जिस सवाल में, जैसे पूरा वीडियो देखने का जरूरत है नहीं, जिस सवाल में प्रॉब्लम होता है आप वीडियो को बढ़ा के आप उस सवाल को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू।